बाद मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की तरफ से इस पावन मेला में पधारे हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उनके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। जैसा कि भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, अतः इनका स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म है। इस हेतु मैं कॉलेज प्राचार्य श्री शंकर जी सर से निवेदन करूंगा कि वह माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे अतिथियों एवं मेहमानों का स्वागत करावे। चुटकी में भर गुलाल रंगोली सजाने को जी चाहता है। चुटकी में भर गुलाल रंगोली सजाने को जी चाहता है। आपके स्वागत में अक्षत कुमकुम थाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच पधारे हुए एक से बढ़कर एक अतिथि अपनी अभिव्यक्ति देंगे, हमारे को संबोधित करेंगे। तो उनका मैं आपको संक्षिप्त परिचय करवा दूं। श्री संपत लाल जी टेलर सर, जिनका विषय फिजिकल फिटनेस एंड कैरियर, इस विषय के ऊपर आज ये हमारे को संबोधित करेंगे। इनको मंच पर बुलाने से पूर्व मैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी बता देना चाहता हूँ। श्री संपत लाल टेलर is an advocate and retired BEO Asim. He is well known as a man of administration and the finest academician. He played a different role in the education department of Rajasthan. He is a soft-spoken and kind-hearted teacher to the student. At the age of 16, after his retirement, he passed LLB and become an advocate, which is a real benchmark for us. He holds BA, MA, B.Ed, M.Ed and D.Litt. We all were blessed and proud to have such a versatile professional. Let's welcome Shri S.L. Taylor sir. सम्मानीय मंच, महासारदे को नमन, आचार्य श्री को नमन, संस्थान के डायरेक्टर शंकर सन जी, मेरे सहकर्मी साथी रहे सम्मानीय एनएल सेन साहब, कन्हैयालाल जी टेलर, इस महाविद्यालय स्टाफ के विद्वान साथीगण, उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि पूर्व में भी मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। संभवतः वे ही बैच होंगे, शंकरसन जी नहीं है यहाँ पे, वो मेरे साथ थे। तो आज का विषय आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण से भी वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि फिज़िकल फिटनेस के बारे में क्या करणीय ऐसे बिंदु हैं, यह हमारी दैनिक दिनचर्या का क्या हिस्सा होना चाहिए। यदि हमारी फिटनेस सही है तो निश्चित रूप से तमाम जितने भी हमारे उद्देश्य हैं, प्रोजेक्ट हैं, या जिन उद्देश्यों को लेकर के हम अध्ययनरत हैं, आगे भी अपने भविष्य में ऐसी कार्य योजना बनाकर गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं, तो मोटे तौर पर इसको हम
3 भागों के अंदर विभक्त करके मैं अपनी बात आप लोगों तक रख रहा हूँ, और इसमें एक और सकारात्मक सोच भी मैं जोड़ रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस और करियर के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड भी मस्ट है। जब तक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तब तक क्या होगा कि जितने भी हम काम करेंगे तो आपकी बात को नकारने वाले भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे, वो निश्चित रूप से मिलेंगे, यार क्या लेना देना है वगैरह है, ये है, क्योंकि निठल्ले लोग भी रहते हैं, आसपास भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं। तो उनसे अपने को सावधान इसलिए रहना कि अपने को कोई उन पे चर्चा परिचर्चा और ऐसे कमेंट्स अपने को नहीं करने, अपने हाल के अंदर अपने को रहना। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी दिनचर्या क्या रहती है। एक मेरा प्रश्न है, सुबह 5 बजे अथवा 5 बजे से पहले आप जो उठते हैं वही बताना, यूँ नहीं कि झूठ मूठ हाथ खड़े कर दो और कोई न तो आपका एग्जाम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 बजे अथवा 5 बजे से पहले कितने आप में से उठते हैं छात्र छात्रा जो यहाँ पे बैठे हैं, उठते हैं वही हाथ खड़े करना। काफ़ी कम संख्या में, बहुत अच्छी बात है। 4 बजे के आसपास उठ जाते हैं, नियर अबाउट 4 AM। आप मेरे से चर्चा करना, आपस में बात नहीं करें, आप बड़े आनंद विभोर होंगे अगर मुझे सुनेंगे। 4 बजे कितने उठते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। अब मेरा ये कहना कि 4 बजे उठने के बाद में आपके डेली रूटीन के निवृत्त होकर के सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक करें। एक बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल साइंस भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट्स आपके जो डॉक्टर्स हैं वे भी आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करें। अब इसके अंदर आफ्टर 30 क्या होगा कि एजिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो लगभग अंडर 30 हैं आप लोग, आफ्टर 20 और अंडर 30 के बीच में है, तो एक एजिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। उस एजिंग फैक्टर को रोकने के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए इससे बढ़िया कोई विकल्प है नहीं। प्राणायाम योगा हम कर सकते हैं। प्राणायाम योगा के बाद में आपको लगता है कि 4 बजे आप उठ गए हैं, और उठने के पश्चात लगभग आधा घंटा पौन घंटा जितना आप समय निकाल सकें। रामदेव जी के आस्था चैनल पर भी कार्यक्रम आता है, आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा ही होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब इसके अंदर चर्चा ये होती है कि चूंकि आप स्टूडेंट हैं, परीक्षा का भी समय रहता है, और उसको निर्धारित समय में और उसको मेंटेन करते हुए वो भी आपको करना कि आपकी स्टडी भी बाधित नहीं हो, तो एक पूरी दिनचर्या आप बना लें। परीक्षा के दौरान और रूटीन के दौरान निश्चित रूप से बाधित होती, चूँकि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो वही बता रहा हूँ, कोई उपदेश की बात नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने किया है वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब चूँकि पिछले लगभग ये 4था साल मेरा, मैं आपकी ही लाइफ जी रहा हूँ एज ए स्टूडेंट लाइफ। सेंट विल्फ्रेड्स लॉ कॉलेज गेगल अजमेर से मैंने लॉ किया है, और 1.25 महीना 1.5 महीना मैं रूम लेकर के रहता था। चूँकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, इस वजह से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी। तो उस दौरान मेरा भी मॉर्निंग वॉक का बाधित रहा है, होता है। अभी 1 तारीख से 1 या 2 जनवरी को फिर भी ये बाधित होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, जिसकी 6 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम है, तो मेरा भी वो बाधित रहेगा। तो ऐसा रहता है। तो उसमें आप मेंटेन ये करें कि एक दिनचर्या आपकी निश्चित रूप से होनी चाहिए, इतने बजे मेरे को उठना। अभी क्या होगा, आपकी दिनचर्या वही होनी चाहिए कि जो जून में उठ रहे हैं वो भी जनवरी में उठो आप। मेरा अभिप्राय समझ रहे हैं आप? जून में उठो वही जनवरी में उठो, क्योंकि जनवरी के अंदर शीतलहर भी चलती है, सन्नाटे की ठंड भी पड़ती है, और कंबल में रजाई में दुबक के पन आँख भी खुल गई तो भी कौन उठे यार 10 मिनट और कर लें, तो ऐसा नहीं। अलार्म लगा लें आप 5 बजे का, 4 बजे का। और क्या नाम तुम्हारा? सोनू। सोनू, पूरा ये केवल ये नाम है? सोनूनाथ। हाँ, सोनूनाथ 4 बजे उठता भी है, ऐसे हाथ खड़ा करता है। बहुत अच्छी बात है। सोनूनाथ अनुकरणीय है आप लोगों के सबके लिए। तो 4 बजे उठने का मतलब क्या कि 4 बजे उठ जाओ, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो, लेकिन तब हो जाते हैं कि जब आपकी आंख लग गई तो फिर गई आधे घंटे की। तुरंत बिस्तर छोड़ दो और अपनी डेली रूटीन के में लग जाओ। जून में भी वही हो और जनवरी में वही हो, तो एक दिनचर्या आपकी पूरी मेंटेन रहेगी। उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी होगी लगभग घंटे 1.5-2 घंटे की आपकी। 5 या 4 किलोमीटर सहज घूमा जा सकता है। आप लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक मजबूरी रहती है कि आपकी स्टडी बाधित नहीं हो,
उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पूरी कार्य योजना आप बनाएं। उसके बाद में आता कि आपका खान पान क्या है, महत्वपूर्ण बात है। अपन कोई बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं कर रहे हैं, सब अपन सहज और सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, लगभग ग्रामीण परिवेश में ही रहते हैं। पारिवारिक परिवेश के अंदर भी हम देखें तो हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं लगभग एक सी हैं। वो बात मैं नहीं करता कि हम सहज सुंदर दाल सब्जी रोटी चपाती चावल रूटीन में छाछ दही जितना मिलता है, ये अपने आप में एक बैलेंस्ड डाइट है। अब इसके अंदर सप्लीमेंट्री अपन क्या जोड़ सकते हैं? जरूरी नहीं कि अपन ड्राई फ्रूट्स के बहुत महंगे महंगे खाएं, कतई आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ग्राउंड नट्स होती, मूंगफली होती है, एक मुट्ठी मूंगफली के दाने रात को भिगो दो आप, पूरा न्यूट्रिशन से उसके अंदर भिगो करके और सुबह ब्रेकफास्ट में उसको ले लो। और फिर क्या कि अब एक ट्रेंड ऐसा चल रहा उसके अंदर क्या होता कि यार खाने के बाद में चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो तो उसके अंदर मिठाई चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि मिठाई की जगह आप गुड़ लो थोड़ा सा, उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया मिठाई कोई हो ही नहीं सकती। वे थकान आ गई, ये आ गई, अरे नहीं यार कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं तो बड़ा थक रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, उसका अवॉइड करो। थकान आ गई कोई बात नहीं, 20 ग्राम 40 ग्राम गुड़ ले लिया, खा लिया, 1 गिलास दूध पी लिया। चाय कॉफ़ी की जगह प्रीफर करो आप 1 कप 1 गिलास जितना उपलब्ध हो सके आप दूध ले लो। ये अपने आप में एक बैलेंस डाइट है। अपन उसमें कैसा वो तो ये कर रहा है वो कर रहा है, जितने कर रहे हैं उनके ज़्यादा बीमारियां आप देखो। 40 साल के बाद में बीमारियों का अपना एक जिसका एक जंक्शन होता नहीं होता, रेलवे का एक जंक्शन होता, सब एक गाड़ी अलवर भी जा रही है, जयपुर भी जा रही है, फला जा रही है, दिल्ली से गाँव भी जा रही है, यूपी जा रही है, एमपी जा रही है। तो आफ्टर 40 के बाद में बीमारियाँ हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये क्या घेरना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको एहसास नहीं है, इसलिए नहीं कि आपको कोई ना तो एजिंग फैक्टर का कोई है, ये है। हम तो सीनियर सिटीजन है, कन्हैयालाल जी हैं, मैं हूँ, सैन साहब हैं, हम लोग 60+ के आदमी हैं। तो फिर भी रख रखाव के माध्यम से आपके अपने स्वास्थ्य को आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सामान्य छोटी बात है अपनी ये हो। अब प्रचलन क्या चल रहा था, मैं कैम्ब्रिज ITI कॉलेज में बैठा था, अभी हुई था, मैं आया हूँ यहाँ पे। तो और जैसे आपकी एज के तो आते तो क्या करते हैं, अरे साहब आज तो बर्थडे है वगैरह वगैरह है, ये है पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या होता है, मैंने तो कभी खाया भी नहीं है, तो वो मंगाओ ये मंगाओ चाउमीन, ये उलझुल नाम है। शौक से कभी आपने खा लिया कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब आप तो बहुत बड़े महाराज बन जाओ, या मैं कह रहा हूँ जो उसको आत्मसात कर लो, ये नहीं, पर हो सके जहाँ तक उसको अवॉइड करो। चाय कॉफ़ी कम पियो। आप में से कोई है जो चाय कॉफ़ी नहीं पीता है कोई? और सोमनाथ हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, पीता है आप तो 4 बजे उठने वाला आदमी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है ये। तो अब इसमें क्या कि ये अनुकरणीय बातें इनसे, तो ये अनुकरणीय बातें आप इसको करो। अरे ये बहुत सामान्य बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अरे आपस में बात मत करो, मुझे सुनो, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आपका प्रयास करूंगा उत्तर देने का, चर्चा करेंगे। मेरा अभिप्राय ये कहने का है कि बहुत अत्यंत छोटी बात है। अगर आपको लगता है कि यार मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फला बात मेरे को ठीक लग रही, तो उसको आत्मसात करना चाहिए, आपको अनुकरण करना चाहिए। लिखने की, पढ़ने की और सीखने की, लर्न करने की कोई एज होती नहीं। बाद में बात करूं, थोड़ी बाद में बात करूं, बाद में। उसकी कोई एज होती नहीं। अभी मैं AIB का एग्ज़ाम मैंने आपसे जिक्र किया था, अभी विकास बैरागी यहाँ का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कोई उनसे परिचित हो तो मैं मिल के आया। 25-26 साल की एज होगी, और मैंने केवल लर्न करने के लिए उनसे गाइड लेने के लिए गया था, और काफ़ी चर्चा की है। और अभी आगे के दौर के अंदर ये आएगी, अपन जब कैरियर की बात करेंगे उसमें भी करेंगे। तो मैंने उनसे टिप्स लिया कि आप बताओ यार विकास ये है फला है, तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। मैं लगभग 1.25 घंटा उनके रेजिडेंस पर रुका और पूरी डिटेल से बातचीत की। तो ये इसका टॉपिक आगे करेंगे अपन। तो मेरा अभिप्राय ये था कि आपका खान पान दुरुस्त है यदि, तो निश्चित रूप से आप में बीमारियों का भी घर नहीं होगा, और एक एनर्जी भी आपके अंदर डेवलप होगी। अब मोस्टली होता क्या है, आप लोगों को जानकारी है, मैं बता रहा हूँ, नई बात कुछ भी नहीं है। धूप में बैठो लगभग 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इवन टू जून मई में भी बैठो,
1 घंटे से सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर क्या मिलता है इससे? कौन सी? डी। अब मोस्टली होता क्या, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं, क्या खाने चाहिए, नहीं, मैं ये चर्चा केवल ये कर रहा हूँ कि मोस्टली जो वेजिटेरियन होते हैं उसके अंदर विटामिन B12 और D3 की कमी होती है। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बता रही है। ये वेजिटेरियन में पूर्ति करने के लिए बहुत कम सीमित संसाधन है, और टेबलेट्स फॉर्म के ऊपर में लेते हैं तब भी आपको पता है कि उसके अंदर नॉन वेज निश्चित रूप से मिक्स आता है, स्पेशली D3 की जो वीक में 1 कैप्सूल होता है। तो इससे बचने के लिए आप दूध का सेवन करें, सबसे बढ़िया। और जो डेयरी प्रोडक्ट है, स्पेशली जो अपने छाछ में भी वो भी वही शक्ति है जितनी अपन मानते हैं कि भाई दूध के अंदर है, छाछ भी अपने आप में कम नहीं है, मट्ठा अपने आप में कम नहीं है। तो छाछ है, दही है, दूध के प्रोडक्ट्स आप ये इसके अंदर काम में लो। जो वेजिटेरियन है ये इसको अपन ये कर सकते हैं। बहुत पानी आप पीते हैं तो अपने मोस्टली क्या देखा, खड़े खड़े पूरी 1-2 गिलास पी गए, तो ये गलत है। पानी आप बैठ के पिए और फिर उसको सिप करें, चूंकि मुंह में भोजन के या पानी के आते ही पहले से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा होता है अपने। तो आप सिप करके पिएंगे तो सलाइवा आपके डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प करेगा। ये इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं। तो ये बीएससी बायोलॉजी वाले कितने आप में से हाथ खड़े करें? इंटीग्रेटेड कोर्स के बीएससी बायोलॉजी वाले बहुत कम है। मैथमेटिक्स के कम है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये अपनी मोटी मोटी इसके ऊपर बात हुई। और फिर इसके अंदर क्या होता कि अपन तीसरी बात पे चर्चा करते हैं कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो, एक सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच नहीं होगा तो आपको और कोई टोकेगा, अरे यार क्या फालतू की बात कर रहा है यार, इस ठंड में क्यों भगा फिर रहा है, क्या लेना एक देना दो, ये है वो है। जो मेरे साथ हुआ, मैंने आफ्टर 60 मेरा मानस था पहले से यार मुझे लॉ करनी चाहिए और ये मैं करूं, तो केवल 5% ऐसे, अरे यार इस एज में क्या लेना देना है वगैरह वगैरह है, अभी आराम करने का समय है, फला है, ये है। नेगेटिव एटीट्यूड के व्यक्ति मिलते हैं केवल 5%। कहीं चर्चा हुई तो मैंने जिक्र किया, बाकी मन कहीं जिक्र नहीं किया, आपको ध्यान में लॉ करना। ये बात चल पड़ी तो फिर कहा है कहना चाहिए। फर्स्ट ईयर के एग्जाम तक तो किसी को जानकारी नहीं, मेरा एडमिशन था, किसी को जानकारी नहीं थी। तो अब उसके अंदर और बाकी का यार अच्छी बात आप इस एज में करो यार, बहुत बड़ी बात है, फला है वगैरह वगैरह, जो भी है आपकी कोई परेशानी, क्योंकि हमारी इसलिए परेशानी नहीं कि हमें पेंशन के पैसे देती है सरकार, खर्चे की कोई दिक्कत नहीं। हमारा कैरियर वगैरह क्या, जैसे कोई खिलाड़ी होता है फिर अपने आप में क्या होता है, वो संन्यास लेता कि नहीं लेता है। तो वैसे हमारी 3 कन्हैयालाल जी बैठे हैं, ये सेन साहब बैठे हैं, मैं हूँ, तो हम सहकर्मी साथी रहे हैं ये, तो हमारी तो पारी पूरी हो गई। लेकिन पूरी होने के पश्चात भी आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना है, स्पेशली मेंटली, तो आपको कोई एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए। तो ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि चूंकि आप और हम भी साथ चल रहे हैं, तो ये वाली बात हुई। और पॉजिटिविटी वाले का यार बहुत अच्छी बात है यार, ये सब फला है, अपने को अप्रिशिएट करते हैं गांव में, सब उसका फला सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात थी वगैरह वगैरह थी, और बहुत बढ़िया रहा यार, अच्छे हो यार, क्या खास बात नहीं यार, क्या कर लेता। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले बात करते हैं ऐसे, बहुत अच्छी बात है यार। सोनूनाथ तो 4 बजे उठ रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है वगैरह वगैरह है, अच्छा लर्न कर रहा है, बहुत अच्छी इसकी मित्र मंडली है, अच्छे दोस्त हैं, उम्र अनुभव और ज्ञान में जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो ये अत्यंत छोटी छोटी बातें जो हमने ये इस फिजिकल फिटनेस के ऊपर चर्चा की। अब इसके अंदर क्या है कि जब तक अपन मेंटल भी उस पर नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि मानसिक रूप से भी तो आप फिजिकल फिटनेस हो, आप 6 फीट प्लस की आपकी हाइट है, लगभग 100 kg आपका वेट है, बहुत अच्छा आपका फिजिक है, फला है वला यार, मेंटली उसको पता ही नहीं इधर जाना चाहिए, वो तो उधर निकल गया यार। तो मेंटल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। कब और कहाँ आपको किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात करनी है, आपका मेंटल बैलेंस अगर सही है तो निश्चित रूप से ये आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल फिटनेस के साथ में मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। और ये कब रहती है कि जब आपकी एक दिनचर्या मेंटेन है। मोस्टली हमारे लोगों में क्या होता है, भाई रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद में यार ठीक है बैठे तो बैठे, चले गए तो चले गए, हमें कौन सी ड्यूटी पे जाना, कौन सा क्या करना, तो उनकी दिनचर्या बाधित हो जाती है। और यदि उनकी परफेक्ट दिनचर्या, इतने बजे बैठना उठना, मेरे को ये मेरा काम है, इतने बजे से इतने बजे तक का ही है, और इतने घंटे मेरे को पढ़ना है,
बाहर ये जाना है, ये जाना, तो एक डेली रूटीन की दिनचर्या ये बनेगी। ये फिटनेस आपकी तब बनेगी कि जब आपकी रूटीन की डेली दिनचर्या होगी। बाधित तब हो सकती है जब आपके एग्ज़ाम हैं, आपको लगता है कि मुझे 12-14 घंटे स्टडी करना चाहिए, और जब तक 12-14 घंटे में नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरा जो एक उद्देश्य है निर्धारित, वो अपने आप में पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक टेम्परेरी उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न होता है, तो हो जाने दे, कोई बात नहीं, फिर आप इसके अंदर वापस स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बात अपनी इसके ऊपर है। इसके बारे में फिर अपन कैरियर की बात करते हैं। इसके बारे में अगर आप कोई मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, हो सकता है मैं प्रयास करूँ उत्तर देने का। कोई भी आपके जहन में ऐसा प्रश्न आता है, आपको लगता है कि पूछना चाहिए, अभी समीचीन समय है, तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। तो आप इससे एग्री करते हैं कि भाई मैं डेली रूटीन की दिनचर्या इस तरीके से होनी चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए? तो अगर कुछ भी स्टूडेंट आप में से अगर इसको अमल में लाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी, और ये स्पेशली आप लोगों के लिए होगी। और कुछ बातें क्या होती है, चूँकि मुझे एक लंबा अनुभव रहा है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में विभिन्न ब्लॉक्स के अंदर, तो नियर अबाउट यहाँ पे था, मेरा लास्ट टेन्योर था 2013 से 15, तो नियर अबाउट 1200 का स्टाफ था टीचर्स का। क्योंकि अभी है तो अभी तो एक स्थिति अलग है, हर प्रधानाचार्य अपने एरिया का काम देखते हैं। अब आपकी शुरू में आदत बन गई, एक शुरू में आदत बन गई कि आप परफेक्ट मेरे को काम करना है, मेरे बॉस ने ये कहा है, मेरे एचएम ने ये कहा, प्रिंसिपल ने कहा, ये बात है, आप गवर्नमेंट सेलेक्ट हो गए, वो जा करके ये काम करना। अगर आपकी शुरुआती एक बैड हैबिट ये बन गई कि भाई अवॉइड करो, अरे नहीं साहब मेरे तो ये तकलीफ हो रही साहब, इसको ये रहने दो, मेरे ये है फलां, इसको कि टालम तोड़, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा, तो फिर लास्ट मोमेंट तक उनकी एक हैबिचुअल एक्शन हो जाती है। तो प्रथम प्रयास क्या करेंगे उसको, अरे नहीं साहब मेरे से बैठ ही नहीं रहा साहब, ये हो गया, अरे चला हटा इसको, दूसरे को ला। लेकिन आपने ये सीख लिया कि कोई भी काम हो साहब मुझे दीजिए, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं इसको करता हूँ और पूरे लगन से निष्ठा से मैं संपादित करूँगा इसको। तो ये आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड का एक हिस्सा है। तो ये अपनी एक फिजिकल फिटनेस, मेंटल बैलेंस, इस पे अपन ने बातचीत की। अब अपन ये बात करते हैं कि कैरियर से संबंधित ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि आप इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं और बीएससी बीएड बीए बीएड के स्टूडेंट्स हैं, और मेरा भी मानना है और ये तय है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट अन्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अब आपके पास में 3-4 विकल्प है। अरे क्यों बात कर रखे हो, इधर आ जा, या यहाँ जा, मेरे पास आ जा, इधर आ, केप वाला इधर आ। हाँ तो पूछा नहीं, मैं कह रहा हूँ पूछ ही नहीं रहा भाई, वहाँ पूछ, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं उठ पाए तो क्या करें? हाँ कोई बात नहीं, नहीं इसका प्रश्न है बैठ। हाँ तो मेरे से तो उससे क्यों पूछ रहा, मेरे से जब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप मुझे पूछे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस भाई। देखो नहीं उठ पाए, अब उसका ये होता कि साहब मेरे तो एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का, इंटीग्रेटेड कोर्स का सेकेंड ईयर का, यार मेरा तो मूड ही नहीं कर रहा, बहुत ठंड चल रही है यार, क्या करूँ, नहीं उठ ही नहीं पाऊँगा। तो ये प्रश्न तो आपका आ गया, लेकिन दृढ़ मानसिक इच्छा शक्ति रखनी चाहिए अपने को। कैसे नहीं उठ पाओगे आप? एक दृढ़ मानसिक इच्छा शक्ति हो कि आपका अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ दो। मैं वही बातें कर रहा हूं आपके सामने जो मैं कर रहा हूं आज भी। मैं भी 4 बजे उठता हूं, अलार्म लगाता हूं 4 बजे का, फटाक से बिस्तर छोड़ता हूं, जून में भी छोड़ता हूं और जनवरी में भी छोड़ता हूं। तो मेरा मतलब ये है कि दृढ़ मानसिक इच्छा शक्ति, अगर आप ये पूरा अपने प्रण कर लो कि मेरे को 4 बजे उठना, 5 बजे उठना है, तो निश्चित रूप से आप उठ जाओगे। तो ये आपकी दृढ़ मानसिक इच्छा शक्ति पे उठा थोड़ा जाए, 2-4 आदमी थोड़ा आएंगे, पकड़ के उठाएंगे, यार इसको उठाओ। हम लोग जाते थे 50-55 साल पहले पढ़ने, तो वो क्या कि पकड़ करके ले जाते थे। अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको, 4 आदमी टांगा टोली, बिल्कुल फैक्ट है ये, जब धरातल के आदमी, तो ये फैक्ट है। तो ये पकड़ करके ले जाते स्कूल में घसीटते हुए, क्यों चल स्कूल। पर वो स्थिति नहीं, अब तो अभिभावक भी जागरूक हो गए, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हों, उनकी मंशा ये रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें। तो ये लाला इसका उत्तर यही है कि दृढ़ मानसिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, निश्चित रूप से आप इसमें उड़ जाओगे। तो अब मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा था कि सबसे पहले तो अपन इसी पे बात करें, जिस उद्देश्य को लेकर के इस इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है, बीए बीएड बीएससी बीएड में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी 3rd ग्रेड की भी है, 2nd ग्रेड की भी है, और हो सकता इसके बाद में आप पीजी कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, मैथमेटिक्स वाले
या बायोलॉजी वाले, तो आपके पास में फर्स्ट ग्रेड का विकल्प भी खुला रहता है। अब थर्ड ग्रेड के अंदर भी रीट का एग्ज़ाम हुआ था, आप में से दिया है कि किसी ने फाइनल ईयर वालों ने भी चलो मैं दिया, कोई बात, तो उसको देना चाहिए एग्ज़ाम। भले आपको लग रहा कि अभी हमारा कोई अवसर पूरा नहीं है, अगर सिलेक्शन हो भी जाता है, चूँकि हमारी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई है, डिग्री हमारे पास आई नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, तो उसका भी कोई मलाल नहीं करना चाहिए, देना चाहिए, उसमें आदमी लर्न करता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पूरा लंबा चौड़ा विकल्प है। और जुलाई 2015 के बाद में इतने अवसर बढ़ गए, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई कि हर पंचायत मुख्यालय के ऊपर प्रिंसिपल है। उस दौरान एक गिनती के प्रिंसिपल हुआ करते थे, कन्हैयालाल जी और हम साथ के आरपीएससी के हैं, सेन साहब हमसे सीनियर हैं, लेक्चर कोटे से थे, आप हमसे सीनियर। तो हमने ये देखा कि बहुत गिनती के आदमी हुआ करते थे पूरे, जो मैं 93 के अंदर मैं भी एचएम बना, कन्हैयालाल जी भी बने। तो मैंने देखा कि आसींद के अंदर केवल 3 हायर सेकेंडरी स्कूल थी, आसींद, बदनौर और दौलतगढ़ चौथी थी नहीं, आज लगभग 60 के आसपास जा रही है। तो ये अवसर इतने बढ़ गए। हुडा के अंदर मेरे को ध्यान है, हुडा के अंदर के हुडा में हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट की थी, इसके अलावा कहीं नहीं थी। तो ये जो स्थितियां हैं, अब आप लोगों की चूंकि जनसंख्या भी बढ़ी है, रेट ऑफ एजुकेशन भी बढ़ी है, सबका इसके अंदर रुझान भी बढ़ा है, तो ये अब स्थिति ये बन रही कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वो ही सक्सेस हो पाते हैं जो पूरी लगन से, निष्ठा से, दब करके मेहनत करते हैं। अब आपको लगता कि हमको ये बिल्कुल निश्चित रूप से प्रवेश लेना ही था, आप भूल जाओगे यार, आपको पता ही नहीं मैं कितने बजे तो उठ गया यार, क्या पढ़ रहा हूँ, खाना मैंने खाया कि नहीं खाया, क्या हो रहा। तो ये पूरा आपका जुझारूपन उसके अंदर इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि जब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आप देख लो कितना कंपटीशन है अभी। और सेकंड ग्रेड की भी एग्ज़ाम है, मेरे अंदाज से कल से स्टार्ट हो रहे हैं, आज से स्टार्ट हो गए। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप इसके अंदर दो। और इसके अंदर सिलेक्शन होने के, अपन सेकंड ग्रेड तक की बात करें, सिलेक्शन होने के बाद में भी आप बैठो मत। अब होता क्या, किसी का थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया तो यार आराम में आ गए, बहुत बढ़िया यार, नहीं तो अब यहाँ की स्थिति अलग है। और एक प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या 5-7-8 हज़ार रुपये देते हैं, कितना काम लेते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और गवर्नमेंट के अंदर कितना पैसा मिलता है उनको। अब उसकी तुलना करें तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और फिर आदमी क्या, धीरे धीरे थोड़ा उसकी जो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर काम करने की जो क्षमता होती है उसमें भी थोड़ी कमी इसलिए आ जाती है कि जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, साहब हम गवर्नमेंट में हो गए, चूँकि हमें कोई निकालने वाला नहीं है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, वगैरह वगैरह। और कतिपय तो ऐसे होते हैं कि यार अब थर्ड ग्रेड में अच्छा है यार, बहुत आराम में आनंद है, चाहे 1 से 8 तक के पढ़ाने, 1 से 5 तक के पढ़ाने, जो भी आराम से बैठे हुए ये है, तो वो उनका करियर वहीं बाधित हो जाता। सब हमने बीएससी बीएड कर ली है, हमें एमए करना चाहिए, फला सब्जेक्ट में करना चाहिए, एमएससी करनी चाहिए, स्कूल लेक्चर का देना चाहिए, कॉलेज एजुकेशन के लिहाज से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये बातें सब इसके अंदर होती। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अपने आप में बहुत स्कोप है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद में फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसकी अपन ये भी एक सम्मानजनक है, आरएस वाली बात करते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब वे भी व्यक्ति जो बीएड कर चुके हैं गवर्नमेंट्स में, चाहे वो थर्ड ग्रेड में है चाहे सेकंड ग्रेड में है, वो एग्ज़ाम दे करके काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसको छोड़ करके उधर आए हैं, आरएस बने हैं। इसकी भी आप में एक लगन और निष्ठा होनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब आरएस के अंदर क्या होता है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसके बाद में होता है कि आरपीएस होती है, इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं, राजस्थान पुलिस सर्विस, तो प्रायोरिटी से ये लेते हैं। और फिर उसके बाद में होते हैं आरएसीटीएस होते हैं, राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान लेखा सेवा, फिर होती है एक राजस्थान तहसीलदार सेवा, आरटीएस, तहसीलदार होते हैं या आरटीएस होते हैं। और काफ़ी एलाइट्स में और भी होते हैं अधीनस्थ सेवाओं के अंदर, जिसके अंदर अपने आरडीएस होते हैं, वीडियो नहीं बनते हैं, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस। तो पहले तक तो क्या कि अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी आया करते थे, अब जी इनका एक अलग से डाल दिया, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस, आरडीएस, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा। तो ये हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं उसके अंदर आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और ये सोच अगर सकारात्मक होगी तो आपको पूरा इसके अंदर एक वातावरण मिलेगा कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। और सकारात्मक सोच नहीं होगी तो बस यार ठीक है, जैसे तैसे कहीं सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया आराम में आ गए, कुछ नहीं करना अपने को। तो ये इसके अंदर स्थिति बनती है। अब इसके बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बाद में
यूपीएससी का नाम सुना ही आपने? क्या होता पूरा नाम? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी में क्या होता, इसकी एज लिमिटेशन आपको जानकारी है कितनी? देखो 21 से यूपी 21 से 32 है, जनरल के 21 से 32 और 3 साल जो उसके अंदर अलग है, जैसे अपने SC ST OBC इसके अंदर ही। तो उसमें भी ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता। ऐसे थर्ड ग्रेड टीचर्स के सिलेक्शन हुए IAS में अपवाद स्वरूप, जिनके अंदर जुनून था, एक बहुत बड़ा जज्बा था कि हमें ये तैयारी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। और मिनिमम क्या कि ग्रेजुएशन वाला आदमी कोई भी कर सकता है आपके, पर वो आपकी सोच के ऊपर, ये सब चीज़ें क्या सोच के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपकी सकारात्मक सोच है और आपको लगा कि अरे मेरे को करना चाहिए, निर्धारित उद्देश्य लेकर के आप काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सफलता भी मिलती है। इसमें भी IAS होते हैं, फिर IPS होते हैं, IFS भी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, भारतीय विदेश सेवा जो अपने एम्बेसडर होते हैं वो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS होते हैं, LIS भी होते हैं, इंडियन रेलवे सर्विस भी होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, लंबा चौड़ा है, ऑनलाइन पे काफ़ी है, ये अपन एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं पर ये। तो इसमें भी आप इसके लिए योग्य हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप लोगों में कुव्वत है। 4 साल के आपके इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद में जो आपके पास में डिग्री आती है, तो आप सब के सब एलिजिबल है। ये आपकी सोच पे निर्भर करना चाहिए कि मेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये। अब अपन कतिपय स्टूडेंट्स इसमें ये भी बैठे थे, बायोलॉजी मैथमेटिक्स थे, तो अपन आज एक नीट वाली बात चल रही है, काफ़ी सीटें बढ़ गई, उसके बावजूद भी बहुत मारामारी है। नीट जानकारी है आपको? क्या क्या एप्लीकेशन? एक कोई भी खड़ा होकर बता दो, एक कोई भी आप मुझे। हाँ, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब स्पेशली क्या है कि वो अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर कि चूंकि जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनसे कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट है वो इसके अंदर जा सकते हैं। तो वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर 12th 55% से पास की है, वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, अपना करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं उसके अंदर। और भले ही आप इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद में भी कर सकते हैं। बीच बीच में क्या था, पहले एज लिमिटेशन नहीं थी, फिर 25 गई, अब 25 भी हट गई, एज लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। आपको लगता है कि यार मैं तो BSc B.Ed हो गया बायोलॉजी के अंदर और उसके बाद भी मेरे को नीट देनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और भले ही आप इसके अंदर जॉब के अंदर आ गए, टीचर बन गए, तो अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ऐसा कोई संभव नहीं कि नहीं हो। आपने देखा पेपर के अंदर जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर पा सकते जिसके पेरेंट्स, और वो लोग इसके अंदर नीट में क्वालिफाई हुए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। अभी 8-7 महीने पहले ये बीकानेर जोधपुर का था कि पेपर में मैंने पढ़ा था, वो स्टूडेंट था और सुथारी का काम करता अपने पिताजी के साथ में और एफोर्ड नहीं कर पाता था, तो उसने घर पे रह करके की कि भाई मैं तैयारी करता हूँ, 2-4 घंटे अपने पिताजी की मदद कर देता, उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये आपकी सोच और दृढ़ मानसिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। फिर मैथमेटिक्स वालों के लिए JEE है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो जिसके IIT है, NIT है, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये मतलब वो ये कर सकते हैं कि जिसकी इच्छा शक्ति तगड़ी है। अब अपने को लगा कि यार कोई नीट की भी तैयारी कर रहा है और फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो आपका जो उस दौरान किया गया अध्ययन और उस परिप्रेक्ष्य में की गई तैयारी अपने आप में कहीं फालतू नहीं जाती है। आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और एक निश्चित रूप से आपके आगे वो काम देगी। इसके बाद में फिर इस पर थोड़ी मैं डिटेल से चर्चा करना चाह रहा हूँ। एक कैरियर आपके साथ में यह है कि जो आप लो कर सकते हैं। 2 नोबेल प्रोफेशन है, एक लॉ और एक मेडिकल, जिसके अंदर क्या होता है एज लिमिटेशन इसलिए नहीं है कि यदि आदमी, आपने लगभग 1-1.5-2 महीने पहले एक अखबार में आई थी और पढ़ा हो आप लोगों ने, बाइजी पढ़ने की आदत हो तो, अमेरिका के अंदर न्यूरोफिजिशियन है। न्यूरोफिजिशियन क्या कि 100+ का है और वो डेली रूटीन में पेशेंट देख रहा था, क्योंकि वो मेंटली फिजिकली फिट है। तो मेंटली और फिजिकली जो फिट हैं
वो मेडिकल में भी सक्सेस है, लॉ में भी सक्सेस ला। आपको ध्यान है कि 94 की एज में एडवोकेट राम जेठमलानी, नाम सुना ही होगा कभी आपने। तो राम जेठमलानी अपने आप में एक बहुत बड़े एडवोकेट हुआ करते थे और 94 की एज में उनकी डेथ हुई और टिल डेथ वो बराबर कोर्ट में जा रहे थे। के पराशरन थे, 92 ईयर्स ओल्ड थे, साउथ इंडिया के थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप मेंटली फिजिकली फिट हैं तो ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिसके अंदर आप लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हो। अब चूंकि सब आप 12th पास होकर के इसके अंदर आ चुके हैं, तो लॉ के अंदर एक तो 12th पास जो होता है उसका NLU में एडमिशन होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। जानकारी है आप लोगों को? एज लिमिटेशन पहले था, अब एज लिमिटेशन भी नहीं है। 5 इयर्स कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। अब ग्रेजुएशन के बाद में फिर 3 साल का कोर्स है। 5 साल का तो 12th पास अगर कोई स्टूडेंट है तो 5 साल के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। और ग्रेजुएशन में वो चाहे वो BCA है, BBA, ये अपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BBA, BSc है, BA है, MBBS है, BTech है, BSc नर्सिंग है, जिसने ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर रखा है वो व्यक्ति इसके अंदर लॉ में एडमिशन ले सकता है। अब लॉ में एडमिशन के बाद में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस लिहाज से, एक तो लेंदी कोर्स है 3 साल के। मैं बताऊँ आपको जानकारी के लिए, हर साल में 10-10 पेपर होते हैं, जबकि लगभग अदर सब्जेक्ट में 10 पेपर नहीं होते। होते हैं क्या अभी आपके? 10 नहीं होते हैं। और 10-10 पेपर के अंदर अब नया जो कोर्स है अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर ये लॉन्च हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर, ऑल ओवर राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ से लॉ करवाई जा रही। उससे पहले क्या था कि जैसे MDS है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, MLSU है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी सब अपने आप में लॉ करवा रही थी। पासिंग मार्क्स इसके अंदर, आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं? कितने नंबर वाला पास होता है? आपको ये जानकारी नहीं या पता है, कंफ्यूज हो रहे हो? पासिंग मार्क्स है 36। लॉ के अंदर पासिंग मार्क्स कितने? 48%। 47.9 वाला फेल है, मतलब 3rd डिवीजन है ही नहीं। या तो आप 2nd डिवीजन से पास हो या 1st डिवीजन से, या 47.9 है तो आप फेल हो, आपके बेक है। तो ये इसके अंदर रहता है। अब फिर इसमें स्कोप भी काफ़ी है। एज लिमिटेशन के लिहाज से जो इसमें डिजर्व करता है RJS है, अपने आप में एक सम्मानजनक है। नाम सुना RJS का? कितने ने सुना नाम RJS का? पीछे से बताओ, इस साइड से बताओ, ये इसको बता रहे, ये बता, इसको के पाले को पूछ रहा हूँ, बता, खड़ा हो। RJS का नाम सुना नहीं सुना? तो नहीं बता, नहीं सुना, कोई बात नहीं। और हाँ, कोई बात, क्यों हंसने, क्या बात हो गई? ये हमारी नेगेटिव एटीट्यूड का ही है, समझे नहीं? आप हंस रहे हो यार, कोई बात नहीं, इसमें हंसने क्या बात होगी? राजस्थान जुडिशियल सर्विस क्या बोलते हैं? राजस्थान जुडिशियल सर्विस। राजस्थान प्रशासनिक सेवा क्या बोलते हैं? RS। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जगह राजस्थान जुडिशियल सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा, जो अपनी कोर्ट है नहीं, अभी गोविंदपुरा से आगे की तरफ, ये एंट्री लेवल का कोर्ट बोलते हैं उसको। मतलब ये RJS यहाँ पे बैठते हैं, एंट्री लेवल का कोर्ट है। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ष, सिविल जज एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये इसका नाम है। इसके बाद में फिर होता है ACGM होता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर CGM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर ADJ होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर DJ होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट का जज होता है, HC हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो ये आगे पूरी एक चेन चलती है उसके अंदर। तो ये RJS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एज लिमिटेशन इसके अंदर इस लिहाज से भी नहीं है, जैसे आपका NCT का नाम सुना? NCT ये आप लोगों से रिलेटेड, थोड़ा जोर लगाओगे ध्यान में आ जाएगा। NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये पूरी गाइडलाइंस ऑल ओवर इंडिया के अंदर NCT जारी कर रही है। इसी तरह से लॉ के अंदर एक BCI होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पूरी एडवोकेट्स की गवर्निंग अथॉरिटी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
वो जो भी दिशा निर्देश है, जो भी रूल्स रेगुलेशन वो जारी करती है, उसके अनुरूप समस्त जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनकी गाइडलाइन को मानने के लिए वो आबद्धकर है, मानना पड़ता है। पहले तक क्या था, अब जैसे बीसीआई ने 1995 से पहले एक डिसीजन दिया था कि 45 साल अथवा इससे अधिक आयु का व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया रूल्स 9 के तहत, यदि किसी भी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान नाम सुना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक ये भी है कि संसद कानून बनाती है और कि उस कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे रखा है भारतीय संविधान ने। इसी तरीके से कोई भी अथॉरिटी हो, यदि उसको लगता है किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 14, 21, 25 ये सब अपने को अधिकार दे रखे हैं, 19, तो उसके तहत उसको लगता है कि यार ये कानून ठीक नहीं है, तो इस बीसीआई के खिलाफ 1995 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उनका 45 साल से ज़्यादा का आदमी क्यों नहीं वकालत कर सकता। बार काउंसिल इंडिया के अगेंस्ट इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1995 791 नंबर का डिसीजन था, जिसमें उसको असंवैधानिक दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका मनमाना इसको हटाओ। उसके बाद में ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि भाई 45 साल से ज़्यादा का आदमी भी लो कर सकता है। अब अलग बात ये रही, चूँकि मैं LLB हूँ, लेकिन एज लिमिटेशन के लिहाज से आरजीएस की परीक्षा में नहीं बैठ सकता, लेकिन पढ़ तो सकता हूँ, तो वो वहाँ करके वहाँ पे, लेकिन पढ़ाई के ऊपर कोई भी रोक है नहीं। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल के पेपर में था, आप भी एक रूटीन की डिग्री कर रहे हो, भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से एक अलग से डिग्री आप कर सकते हो। कल का पेपर पढ़ा आप लोगों ने, किसी के ध्यान में एक उन्होंने आदेश जारी कर दिया, आपको लगता कि यार हमें इसी के साथ में मेरे को एक डिग्री वहाँ से ले ली, तो आप ले सकते हो, पहले ऐसी स्थिति थी नहीं। तो ये इसके अंदर हो गया। तो लॉ के अंदर क्या कि ये भी एक नोबेल प्रोफेशन है, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ता है, और इसके भी काफ़ी लंबे चौड़े फील्ड है। लॉ के बाद में आरजेएस की तो अपन ने बात की थी, लगभग मोस्टली विभागों के अंदर एक अहले होता है, लीगल एडवाइज़र, विधि सलाहकार होता है। तो वो विधि सलाहकार क्या करता है कि कितने भी कोर्ट केसेज आते हैं तो वो उसको डील करता है। हर स्टेट के अंदर एक एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता, और नेशनल लेवल पे एक सॉलिसिटर जनरल होता है जो सरकार के पक्ष को रखने के लिए सरकार का वकील होता है। अपने जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एपीपी होता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अतिरिक्त लोक अभियोजक, फिर डीजे तक में पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, और प्राइवेट कंसर्न जितने भी होते हैं उसके अंदर क्या कि विधि सलाहकार को नियुक्ति दे करके वो रखते हैं। तो ये इसके अंदर काफ़ी लंबे चौड़े ये स्कोप है। तो लॉ में भी आप चाहें तो अपना इसके अंदर करियर बना सकते हैं। ये मोटी मोटी तौर पे मैंने काफ़ी आप लोगों से चर्चा की। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी विभाग से संबंधित, सब ये हमने तैयारी करनी चाहिए। अगर जहाँ तक मुझे जानकारी में प्रयास करूँगा आपको बताने का। एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित पूछ सकते हो आप, लॉ से संबंधित पूछ सकते हो, प्रशासनिक सेवा से संबंधित, कोर्ट से संबंधित। सर लॉ में एक क्लेट एग्जाम होता है, लॉ के अंदर क्लेट एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में अपने को कॉलेज मिलती है और उसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? हाँ, मैंने भी बताया था, 12th पास करने के अंदर, पास के बाद में नेशनल क्लेट एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 12th पास, जिसके 45% से वो पास है, एज लिमिटेशन पहले थी, अब एज लिमिटेशन पे नहीं है, उस क्लेट एग्जामिनेशन के अंदर जितने आपके मार्क्स मिले हैं उसकी एक मेरिट बनती है, और मेरिट के साथ आपको, अगर मेरिट में आपके ऊपर हैं तो आपके इच्छा के अनुसार कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान में एकमात्र है केवल, कहाँ है? जोधपुर में, नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। तो अपन कोई राजस्थान स्टेट का तो वो प्रीफर करेगा कि मुझे NLU जोधपुर मिले। तो ये आपके उस मेरिट के ऊपर निर्भर करेगा, मेरिट के ऊपर निर्भर करेगा वो 12th के बाद में। अभी क्या आप लोगों को लगता है क्या BSc B.Ed BA B.Ed हम हो गए और 3 साल का कोर्स नहीं करके मैं तो 5 साल का कोर्स करना चाहूँ,
तो भी NLU का एग्ज़ाम दे सकता है, क्लेट का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। आदमी के अंदर जुनून हो, एक सकारात्मक सोच हो, एक उद्देश्य लेकर के वो चले। अभी PTI के रिजल्ट आए, आपको ध्यान, महीने 1.5 महीने पहले काफ़ी लोग, जैसे अपने पड़ासोली, एक मेरे अंदाज से पूरे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा 30, 35, 40 के आसपास, वहाँ पे PTI है, पड़ासोली की छोटा सा गाँव, जिन्होंने बीटेक कर लिया। बीटेक के बाद में उनको लगा यार को कोई इसमें दम नहीं है, हमको तो 2 साल का ये कोर्स करना चाहिए अपने को, PTI वाला, फिजिकल PET वाला ये। तो उन्होंने भी कोर्स किया और एग्ज़ाम दिया, उधर सिलेक्शन हो गया। अभी है अपवाद स्वरूप है, यहाँ पे 1-2 केस है जो इसी प्रक्रिया के दौरान वो गुजरे थे। अब आपकी मानसिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आप उसको कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। नहीं, आप में क्षमता है, कर सकते हैं आप, लेकिन वो एक मानसिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब आदमी को एक जुनून लगता है कि यार मेरे को तो ये करना। मेरे स्टूडेंट रहे, ये भारलियास का नाम सुना कि इन्होंने? आज भारलियास के अंदर मेरे 2 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने 3-3 बार सब्जेक्ट बना, कभी पंजाबी को चुना, कभी चुना, 4 बार उन्होंने सेकेंडरी का दिया। उस दौरान एग्जाम नहीं था, ये लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिर उनका यार हमको तो सिंधी भाषा में देना चाहिए, फिर उन्होंने सिंधी भाषा में दिया, अभी 3rd ग्रेड में टीचर हो, 5-5 बार दिया। वो दिया तो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे अपने बॉर्डर पे, उन्होंने एक जुनून के साथ में। फिर मैंने कहा यार तुम तो उस तरह के साहब, उनको तो ये जुनून आ गया है, कैसे भी करके STC करके हमको तो टीचर बनना। उन्होंने 5 बार, सीनियर का 5 बार दिया। और फिर उन्होंने सिंधी सब्जेक्ट होता है, उसमें देकर के एक स्पेशल रिजर्वेशन होता है, या सीट्स उसकी फिक्स होती है, कैंडिडेट्स की संख्या कम होती तो उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये आपकी एक जुनून के ऊपर निर्भर करता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें कोई संशय नहीं है ये। और भी कोई आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपको किसी भी विभाग से संबंधित आपके जहन में हो, पूछ सकता है मेरे को। मेडिकल डिपार्टमेंट में, हाँ देखो, मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या, जैसे 12th पास के बाद में आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। बायोलॉजी के आप अगर स्टूडेंट हो। अरे ये तुम लोग काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हो इधर, क्यों बोल रहे हो ये? समझ नहीं आ रहा है भाई, तुमको नहीं सुनना, चुपचाप चले जाओ, बाहर चले जाओ, आराम से बैठो, या कैंटीन वगैरह नहीं होगी पास में, तो चले जाओ। तुमको नहीं सुनना तो अगर कोई मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 12th के अंदर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है, सबसे पहला आप GNM कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो। और आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे में जुनून है, मैं तो नीट की तैयारी की जा सकती है, एज लिमिटेशन नहीं। BSc B.Ed के बाद में नीट की तैयारी करो, कोई एज लिमिटेशन नहीं। ये पूरी उसके अंदर साइड खुली है, मेडिकल की मोस्टली यही है 12th के बाद में। और एक NM की भी होती है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो एंट्री लेवल पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी भी विभाग से संबंधित आपकी क्वेरी हो, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या है, तो आप सर अगर हैकर के लिए कुछ कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन क्या करें? किसके लिए? हैकर के लिए, हैकर बनना होगा। तो वो तो ये क्या मोस्टली ऑनलाइन के ऊपर जाकर के आप इसको सर्च करो। जो मोटे मोटे तौर के ऊपर हैं, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो ही बता रहा हूँ। ऑनलाइन जाकर के उसको चेक कर लो। हैकर बनने के लिए वो क्या करोगे फिर? हैकर बन के भाई, ये आपको ध्यान, अभी जितने क्रिमिनल ऑफेंस हुए ना, क्रिमिनल ऑफेंस हो, उसमें बताया नहीं, बताया साहब ये कहाँ से सीखा यार, इतने टुकड़े करने, ये करने के साथ मैंने तो ऑनलाइन चेक किया, इसको मैंने कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और इस मंच के माध्यम से हमेशा एक सकारात्मक बात ही कहने का एक दायित्व बनता है। भाई क्रिमिनल ऑफेंसेज होते तो उसमें बताया नहीं साहब मैंने तो ये किया। अभी लगभग महीने के पहले ऐसा यार, ये चाइना से जो एक ऐसा ऐप था, और इतने तगड़े इनके लॉक हुआ करते थे, जिसको 5-5, 10-10, 15 सेकंड के अंदर पूरा उसको ये बता रहा है, ये सोमनाथ, उसको हैक करके, और हमने तो ये कर लिया। तो ये ट्रेनिंग अपने को लेनी नहीं। तो ये अपना नेगेटिव एटीट्यूड क्या रखे? कोई बात नहीं, क्वेश्चन था तुम्हारा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन काम आ सकता है नहीं। वो ये मैंने क्या कहा भाई, ये उसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है।
ऑनलाइन आप चेक करो भाई आपको किस लाइन में जाना, इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना, होता कि नहीं होता? कोई बात नहीं, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन तुम्हारा अधिकार है क्वेश्चन करने का। लेकिन आपको किस लाइन में जाना आपकी सोच पे निर्भर करेगा। भाई मुझे इस क्षेत्र में जाना है या मुझे इस क्षेत्र में जाना। और भी कोई? किसी भी विभाग से संबंधित तो आपकी क्वेरी हो ये ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको।